दोस्तों नमस्कार, सभी को गुड नाइट, सलाम वालेकुम, राम राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं शोभित मिश्रा। और जिन लोगों को जनरल स्टडी में अभी तक जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है या जो लोग एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, कंटिन्यू बैच जारी है और मेरे द्वारा शाम को क्लास 10 बजे से चलती है, 10 बजे से 12 बजे तक। तो जिस तरीके से आपको समझ में आए, अनलिस्टेड वीडियो भी है और प्राइवेट वीडियो भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं और बंद करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आ सकते हैं और विदाउट क्वेश्चन। तो आज के दिन क्वेश्चन जो आया था आप लोगों के सामने कि सर एक डेमो वीडियो को बना के दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से आप बेस को अच्छा बताते हैं। तो आप बेस को प्लीज़ एक बार अच्छी तरीके से बता दीजिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी को, जो आपका ही क्वेश्चन है, कैसे एनसीईआरटी को एक साथ जोड़ा जाए, कैसे हिस्ट्री और पॉलिटी जियोग्राफी को एक साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं कि केवल मान लिया कोई टॉपिक में जियोग्राफी का पढ़ रहा हूँ, केवल वो टॉपिक हो सकता है वो हिस्ट्री का भी हो सकता है वो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन का भी हो, और हम लोग केवल उसको जियोग्राफी ही पढ़ते हैं, जियोग्राफी एज ए जियोग्राफी। बट ऐसा नहीं, नॉट एट ऑल माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप याद करिएगा थोड़ा, क्योंकि हिस्ट्री के पीछे ही जियोग्राफी चलता है। ठीक है, किसी एरिया का हिस्ट्री देखोगे तो उसका जियोग्राफी ज़रूर देखना होता है, क्योंकि हिस्ट्री से हमको रास्ता, क्योंकि हिस्ट्री से हमको लोग पता होंगे कैसे लोग थे और वो लोग कैसे आए होंगे, कौन सा रास्ता था, इसके लिए जियोग्राफी तय करता है। तो हिस्ट्री जियोग्राफी मिक्स करके जिसने पढ़ा वही लोग यूपीएससी को क्रैक किया। और एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी को रीड करना और एनसीईआरटी को क्रैक करना, वेरी वेरी डिफरेंस तीनों में पाया जाता है। दोस्तों एनसीईआरटी तो मैंने भी पढ़ा है, एनसीईआरटी तो मैंने भी याद किया है, एनसीईआरटी आपने भी रीड किया है और पढ़ा भी है। 6 से 12th एनसीईआरटी, 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी, ओल्ड न्यू काफ़ी डिफरेंस डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन एनसीईआरटी को क्रैक करना, प्रेजेंट से जोड़ना कोई नहीं जाना है। और जो व्यक्ति इस बात को जान गया, जिस व्यक्ति ने इन छोटी छोटी कमियों को बड़ा रूप दिया, वही व्यक्ति यूपीएससी को क्रैक कर ले गया। ना ही यहाँ पे यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, और इस वीडियो को केवल मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बनाया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश में, समाज में अपना नाम करना चाहते हैं, जो सामाजिक चीज़ों को जानना चाहते हैं, कैसा हमारा देश था, क्या कंडीशन थी, कैसा हमारा देश जुड़ा था, कैसा व्यापार में रिश्ता था, कैसा हमारे देश का राजनीतिक संबंध था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, न केवल आपको व्यापारिक संबंध। ठीक है, तो शुरू करता हूं। याद करिएगा कि जब हमारे पूरे वर्ल्ड में अरब एक जैसा, आज के दिन अमेरिका जैसे वर्ल्ड बैंक पर कब्जा किए हुए है। ठीक है, जिस तरीके से अमेरिका मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उसी तरीके से पहले अरब का मोनोपोली था। और पुर्तगाल और स्पेन चाहते थे कि मैं भारत में जाऊं और व्यापार करूं, लेकिन अरब ऐसा नहीं चाहता था। अरब इनको मोनोपोली नहीं दे रहा था कि पुर्तगाल स्पेन भारत में आए, लेकिन कह रहा था कि अगर ये दोनों भारत आएंगे तो मिडिल मैन का काम मैं ही करूंगा। ठीक है, तो अरब इनको मोनोपोली नहीं दे रहा था। और भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन को आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़िएगा, क्योंकि भारत को आज सभी देश, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री, मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है बहुत ही अच्छी है। बहुत ही ईश्वर ने हमको ये हमारी भौगोलिक दशा बहुत ही अच्छी दी है, उसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब मैं पढ़ता हूँ कि ओ माय गॉड, खुदा ने इतनी अच्छी मुझको जियोग्राफिकल कंडीशन दी है, और उस जियोग्राफिकल कंडीशन के तहत मैं हर देश को नचा सकता हूँ अपनी उंगली पर। केवल हमारे पास वो नीतियाँ होनी चाहिए, और वो नीतियाँ बनाने वाले अच्छे व्यक्ति होना चाहिए, और लागू करने वाले भी अच्छे व्यक्ति होना चाहिए। इट द क्लियरली मेंशन क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है, कब क्या कैसे, व्हेन व्हाट व्हाई आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड विद इट द क्लियरली मेंशन क्लास चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 8 लाइन नंबर 2 को जब पढ़ेंगे तब उसमें लिखा होगा कि अंग्रेज जब भारत आए थे, उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि भारत में आना, भारत के संसाधनों को लूटना, भारत के संसाधनों का प्रयोग कर चीज़ों को कवर करना या चीज़ों को कब्जा करना। तो केवल एक ही इनका उद्देश्य था, यही टारगेट था। और जब आप पढ़ेंगे तब यहाँ पे बात आती है रिसोर्सेस की, संसाधन की। और जब संसाधन, भारत के संसाधन के लिए अंग्रेज आते हैं कि भारत में अच्छे अच्छे संसाधन हैं, और उन्हीं संसाधनों का अच्छा कच्चा माल, वही संसाधन सबका उपयोग करके मैं इंग्लैंड में एक शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित करना चाहता हूँ, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि रिसोर्सेस, संसाधन की बात कर रहा है तो हिस्ट्री के पीछे रिसोर्सेस, इसका मतलब रिसोर्सेस अगर आपको पढ़ना होगा कि कौन से संसाधन थे जो हिस्टोरिकल बताते हैं, कौन से ऐसे कारण थे जो अंग्रेज आए थे हमारे देश को पकड़ के रखे थे कि यही संसाधन ले जाना है। तो अगर संसाधन देखेंगे तो हमको पेज पलटना होगा क्लास 8 एनसीईआरटी का, उसमें दिया हुआ है कि हमारे देश में कौन कौन से संसाधन थे।
किस तरीके के संसाधन थे हमारे देश में। कॉटन नंबर 1 की क्वालिटी का होता था, जो यूरोप के मार्केट को भर दिया करता था। यूरोप में कपास बहुत ज़्यादा होता था, क्यों? क्योंकि भारत की मार्केट भरी थी और वो लोग हमारे संसाधनों को ले जाकर, हमारे कच्चे माल को ले जाकर अपने यहाँ पे भर रहे थे, ठीक है। और आपको याद करना होगा, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि ये तो केवल हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इसके पीछे जियोग्राफी का भी कारण है, क्योंकि इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशन आपको पढ़ाऊँगा आगे इसी वीडियो में बताऊँगा। इसीलिए आज के दिन ये वीडियो लाया हूँ। तो अब जियोग्राफी को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा मैं टॉपिक करता हूं। जो हमारा प्रायद्वीप भारत होता है, जो हमारा साउथ इंडियन होता है, जो हमारा दक्षिण भारत होता है, चाहे कोई भी डायस्टीज रही हो, चाहे वो नंदा डायस्टीज रही हो, चाहे वो हमारी पांड्याज रही हो, चाहे वो चेराज रही हो, यहाँ पे नदियों को लेकर विवाद चलता था। लोग नदियों को लेकर आपस में झगड़ जाते थे, वो इसका एरिया है, वो मेरा एरिया है, ये कवर नहीं कर सकता, ये मेरा एरिया कवर नहीं कर सकता। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती थी। तो ये इतिहास है, ठीक है। इतिहास हमको ये बताता है कि व्यक्ति कैसे थे, कौन थे, कब थे, और हमको जियोग्राफी बताता था क्या संसाधन थे, क्या खाते थे, किस एरिया में रहते थे, क्या कब्जा करते थे। तो ये जियोग्राफी बताता है। तो इतिहास के बिना जियोग्राफी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों 2015 मेंस यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बाज रिसोर्सेस दैट रीजन फॉर इंस्लेवमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट द मेन रीजन, यानी क्या संसाधन ही भारत को गुलाम बनाने के कारण थे। ये जो क्वेश्चन है ये कर लिया गया था यूपीएससी 2015 में, ठीक है। हाँ बिल्कुल रियल बात है, क्योंकि संसाधन की ही वजह से हमारे देश में लोग कब्जा करने के लिए आए, क्योंकि भारत में चलो बहुत अच्छे संसाधन है, और रियल में वही हुआ। भारत में आए, भारत के संसाधनों पर उनकी नज़र लग गई और हमारे भारत को नंगा बना के छोड़ दिया था उस टाइम। लेकिन तब भी भारत ने किसी के सामने हाथ नहीं पसारे। भारत तब भी था, तब भी नंबर 1 था, और आज भी होने वाला है माय डियर फ्रेंड। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होगा। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक समाज से नहीं जुड़ेंगे। और आज के दिन आप लोग देखेंगे, रिसेंटली में न्यूज़ आ रही है, रिसेंटली में रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका आज भारत का स्वागत करता है खुले मंच पर, इंटरनेशनल मंच पर स्वागत कर रहा है कि भारत का, इंडिया योर मोस्ट वेलकम, भारत का मैं स्वागत करता हूं, भारत की उभरती हुई शक्ति का मैं स्वागत करता हूं। आज के दिन इंडिया क्यों भारत का स्वागत कर रहा है? पहले नहीं स्वागत करता था, थोड़ा पहले जाए इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, आज के दिन ही क्यों स्वागत कर रहा था? वही अमेरिका जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठना पसंद करता था, वही अमेरिका जो भारत की राष्ट्रपति पीएम इंदिरा गांधी जब जाती थी तब वो उनसे मिलता नहीं था, बात करने का टाइम नहीं था। आज के दिन वही पाकिस्तान, जो जिसको पाकिस्तान पसंद था, जिस प्रधानमंत्री को, सॉरी जिस राष्ट्रपति को, जिस देश के राष्ट्रपति को, और वही आज के दिन भारत की उभरती हुई शक्ति का एहसास कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है। क्या कारण है? बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, और इसी कारण को समझाने के लिए आज के दिन इस वीडियो को लाया हूं। तो दोस्तों याद करिएगा, थोड़ा मैं बताना चाहूँगा आपको 1905। अब आप सोचेंगे ये IR का पार्ट है, ये IR का पार्ट नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन का नहीं है, क्योंकि भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ऊपर से हिमालय और नीचे से हमारा अरब सागर, इंडियन ओशियन। और आज के दिन हमारा इंडियन ओशियन ही एक ऐसा चीज़ है तो जो पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा, हिंद महासागर किसी का नहीं पड़ा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत ही अच्छी है। क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री है जो जिसका ओशियन, यानी कि जो हमारा हिंद महासागर है, 2 भागों को चीर कर क्षमता रखता है, 2 भागों को चीरने की क्षमता रखता है, एक बे ऑफ बंगाल एंड अरब सागर, ठीक है, 2 भागों को चीरता है। तो हमारा जो जियोग्राफिकल कंडीशन है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन कह के गया था। लॉर्ड कर्जन ने बोला था, बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने ही किया था, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, और ये वही लॉर्ड कर्जन है, इसने बोला था किसी भी ताज की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ताज की कीमत को मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कीमत होती है उसका, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ। क्योंकि जो मुकुट इसने बोला था, लॉर्ड कर्जन ने मुकुट बोला था, किसको? मुकुट बोला था हिमालय को, और मुकुट हिमालय को बोला था, और क्राउन जो है हमारे हिंद महासागर को बोला था। कहा था कि भाई बहुत ही कीमत होती है, और इस कीमत का अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो हिंद महासागर को 2 भागों में चीरने की क्षमता कौन रखता है? तो केवल हिंद महासागर ही रखता है माय डियर फ्रेंड। और मैं आगे लेके जाऊँगा क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत चाहे या ना चाहे उसको इंडियन ओशियन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, और वास्तव में सही बात है, निभानी तो पड़ेगी। इंडिया चाहे सक्सेस हो जाए या ना हो, सक्सेस भी हो गया तब भी इंडियन ओशियन को नहीं छोड़ना है, महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर इंडिया के पास इंडियन ओशियन है तो सारे देश इंडिया का मुँह ताकेंगे, और इंडिया केवल बैठ के जी जान से
आत्मनिर्भर बन करके ज़िंदगी जिएगा और आने वाले दिनों में विकास करने में, हर एक इकोनॉमी में, हर एक सेक्टर में नंबर 1 में होगा। केवल उसको इंडियन ओशियन का इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाना होगा। और ये लॉर्ड कर्जन बोल के गया था। और आज के दिन हम इंडियन ओशियन की वजह से, हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन इतनी अच्छी है, उसी की वजह से हम आज बैठ कर भी किसी देश के सामने हाथ फैलाकर राज नहीं कर सकते। बैठ कर भी आत्मनिर्भर होकर के सम्मान से भी राज कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन कह के गया था, इंडिया चाहे या ना चाहे, इंडिया चाहे या ना चाहे, उसको इंडियन ओशियन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। इंडिया बिलिंग और नॉट बिलिंग डज नॉट मैटर, इंडिया मस्ट बी ए लीडिंग पार्ट ए, सॉरी इसमें कुछ इंग्लिश में मिस्टेक दिया है, ओके, पार्ट ए लीडिंग रोल ऑफ इंडियन ओशियन, लॉर्ड कर्जन बोल के गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भूमिका थी माय डियर फ्रेंड, और कहा था, और इसमें सारी बातें कही गई थी। तो दोस्तों मैं यही सारी बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री है, अगर कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री होगा, अगर व्यापार करेगा तो भारत के रास्ते से होकर जाएगा, इंडियन ओशियन से होकर जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था तब भी और आज भी है। तब तो ज़्यादा था, पहले एंशिएंट में तो ज़्यादा था, क्योंकि सारी कंट्रियों में केवल चाइना ऐसा था जो नंबर 1 पे जा रहा था, और चाइना को कंट्रोल किसी के करने की बात नहीं थी। केवल भारत ही ऐसा था जो चाइना को अपनी जियोग्राफिकल हिंद महासागर से ही कंट्रोल कर सकता था चाइना को। और इसीलिए अमेरिका ने किसको सपोर्ट करना शुरू किया? इंडिया को। और मैं आपको बताना चाहूँगा एशियन पैसिफिक, आप लोग जानते होंगे कि एशियन पैसिफिक क्या है। एशियन पैसिफिक में हमारा कहीं नाम नहीं था, बहुत बड़े बड़े कंट्री थे उनका नाम था, लेकिन हमारे भारत का नाम ही नहीं था, जो भारत ही रोजी रोटी था सबकी। बिना भारत के किसी का भी वहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं था, लेकिन भारत का ही एशियन पैसिफिक में नाम नहीं था। रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी पेंटागन की रिपोर्ट है ये अमेरिका की, उसमें भारत का नाम नहीं था। लेकिन जब चाइना आगे आया, जब अमेरिका ने अपनी पिवोट पॉलिसी के माध्यम से सोचा, पिवोट पॉलिसी उसे कहते हैं, अमेरिका चाह रहा था कि भाई जितने भी अफ्रीका के साइड के कंट्री हैं उनको ढकेल दूं और चाइना को कंट्रोल में ले लूं। चाइना ने कहा आओ मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, तुम मुझको कंट्रोल में लोगे। और अमेरिका ने सोचा सारे देश कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल इंडिया ही एक ऐसा है जो अपना इंडियन ओशियन से चाइना को कंट्रोल कर सकता है। और रियल में यही हुआ कि हमारे इंडियन ओशियन नहीं था तब क्या था? एशियन पैसिफिक था, इंडियन पैसिफिक नहीं था। बाद में क्या किया गया? उसको इंडो पैसिफिक किया गया। अमेरिका ने कहा कि अगर हमको भारत को शामिल करना है अपने साथ, अगर चाइना को रोकना है, तो ये हमको एशियन पैसिफिक हटाना होगा, इंडो पैसिफिक लाना होगा, क्योंकि रियल में हम इंडो पैसिफिक में राज करने के लायक हैं, ना कि अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी कंट्री। तो पेंटागन की रिपोर्ट के बस की बात नहीं थी, और क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछ लिया गया था। दोस्तों थोड़ा मैं डिफरेंस बताता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आया था व्हाट द बिटवीन डिफरेंस एशियन पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक, क्या डिफरेंस है? क्योंकि एशियन पैसिफिक की मैं बात करता हूँ। एशियन पैसिफिक एक सी ट्रेड का मीडियम है, एक सी ट्रेड का माध्यम है, जहाँ से मैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में व्यापार कर सकता हूँ। और जो हमारा इंडो पैसिफिक था वो एक स्ट्रेटजिक मीडियम है, स्ट्रेटजिक संबंध है। ठीक है, यहाँ से केवल मैं व्यापार नहीं कर सकता हूँ, दूसरे देश को मैं सहायता भी पहुँचा सकता हूँ, हमारे राजनीतिक संबंध भी मजबूत होंगे, क्योंकि किसी भी देश के साथ राजनीतिक संबंध बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हर एक देश की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि राजनीतिक संबंध को इतने मजबूत से बना ले। हम व्यापारिक संबंध तो सभी से बना सकते हैं, लेकिन जब हम राजनीतिक संबंध पर खड़े उतरते हैं तो राजनीतिक संबंध बनाने के लिए हमें अपने मूल्यों और अपने हितों को भी गहरा करना होता है। तो व्यापारिक संबंध तो मैं एक बच्चे से भी बना सकता हूँ, लेकिन व्यवहारिक संबंध बनाने के लिए तो हमें अपने नीतियों को भी साझा करना होगा, नीतियों को भी गहरा करना पड़ेगा। दोस्तों याद करिएगा, थोड़ा मैं ध्यान दिलाता हूँ, अमेरिका के लिए ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। भारत को पता नहीं था, भारत उतने टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था, भारत सबको जिया रहा था, भारत की बदौलत ही सब कोई जी रहे थे, लेकिन भारत को ये पता नहीं था, भारत को अपने बारे में ही नहीं पता था, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, क्योंकि पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट नहीं आए थे। बाद में जब आए, उन्होंने अपना दादा भाई नौरोजी जैसे लोग आए, उन्होंने बताया, शुरू किया ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, जब बुक लिखी, हमारे देश की पर कैपिटा एरिया, ये सब कुछ बताया गया, हमारी लिटरेसी रेट कंटिन्यू कुछ ना कुछ बढ़ी। लेकिन अब देखते हैं, हंसी तो आएगी लिटरेसी रेट पे, बट मैं यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय था जो अमेरिका के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। और क्योंकि अमेरिका जब जाता था ऑस्ट्रेलिया के लिए, तब इंडियन ओशियन से ही होकर जाता था, और इंडियन ओशियन से ही होकर जाता था, यानी कि भारत से ही होकर जाता था। लेकिन तब भी भारत को एशियन पैसिफिक में शामिल नहीं किया था। लेकिन बाद में जब भारत ने समझा
कि नहीं, ये तो मेरे ही देश में, मेरे ही यहाँ खेल रहे हैं, मेरी ही थाली में खा रहे हैं और फिर भी प्रॉब्लम्स है। तो जब अमेरिका तो भारत में समझा, भारत ने इस चीज़ का तर्क जाना, एनालिसिस किया, सिंथेसिस भी किया और उसके बाद में क्या किया, भारत का उदय यहाँ से होता है। भारत ने चीज़ों को सोचा, अवेयरनेस हुआ और पढ़े लिखे लोगों का जन्म हुआ, बुद्धिजीवियों का जन्म हुआ, तब जाके भारत का कुछ वेलफेयर होता है। और क्या था कि मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड, आज के दिन बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अमेरिका से नहीं हेल्प मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांग रहे अमेरिका से? क्योंकि अमेरिका से हेल्प मांगना किडनी बेचने की तरह होता है। जैसे किडनी बेच के किडनी गिरवी रखने से होता है। जैसे किसी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, ठीक है, हाँ बाबू मुझको एक मोबाइल लेना है, मेरे पास कीपैड मोबाइल है, बाबू कहता मेरे पास पैसे नहीं है, उधार ले दीजिएगा। तो बाबू कहता मैं क्या अपनी किडनी को बेच के गिरवी रख दूँ, या बताओ गिरवी रख दूँ? तो गिरवी रखने के बाद में क्या होगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, सब धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि कलयुग आ गया है, केवल ज़िंदगी में साथ देगा माता पिता का पैसा और अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, और वो लड़की पीछे पीछे नहीं साथ देगी। तो इसी तरीके से अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ अगर आपको मदद मांगना है तो किडनी को गिरवी रखना जैसा होता है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी आप लोग समझने की कोशिश करें। और उसके बाद में मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू इसको बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि भारत ऐसा क्या करने वाला था कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर 11 देश मिलकर पिवोट पॉलिसी में चाइना को घेर ही नहीं पा रहे थे। यानी कि 11 देश थे अमेरिका के साथ, तब भी भारत की क्या ज़रूरत थी। अब देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास अपना तेल और ऊर्जा नहीं है, उसी तरीके से चाइना के पास भी अपना तेल और ऊर्जा नहीं है। अगर इसको तेल और ऊर्जा की ज़रूरत है तो ये कहाँ जाएगा? तो ये दक्षिण एशिया में व्यापार के लिए जाएगा, तेल और ऊर्जा लेने के लिए दक्षिण एशिया में जाएगा। और जब दक्षिण एशिया में जाएगा तब हिंद महासागर से होकर जाएगा। और भारत चाहे तो नहीं जाने देगा, भारत चाहे तो जाने देगा, भारत चाहे तो वहीं पे ठोक देगा। अमेरिका ने जब इस बात को सोचा कि ये बात पता चली, ये असलियत पता चली कि भारत के अंदर इतनी हिम्मत है, क्योंकि भारत का अधिकार है, भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन है, तो अमेरिका ने भारत को शामिल किया। और यही कारण है कि उसने एशियन पैसिफिक की जगह इंडो पैसिफिक किया। और आज के दिन वो खुले मंच पर स्वागत करता है। इंडिया योर मोस्ट वेलकम। भारत की इस शक्ति का मैं एहसास करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारत की इस शक्ति का मैं स्वागत करता हूँ। इंडिया योर मोस्ट वेलकम। मैं आगे और बताना चाहूँगा, 1 मिनट। तो इस तरीके से दोस्तों तेल और ऊर्जा अगर उसको चाहिए, क्योंकि अगर चाइना को तेल और ऊर्जा नहीं ले जाने दिया भारत ने, और जिस देश की तेल और ऊर्जा नहीं है, जिस देश की तेल और ऊर्जा ही ख़त्म हो गई है, तो उस देश की ऊर्जा ही ख़त्म हो जाएगी। जब ऊर्जा ख़त्म हो गई तब काम कैसे करेगा? मिट्टी में मिल जाएगा। तो केवल भारत ही एक ऐसा है जो चाइना को मिट्टी में भी मिला सकता है। तभी सभी देशों की नज़रें जो है हमारे इंडिया पे टिकी हुई हैं। इंडिया पहले भी इम्पोर्टेंट हिस्सा था और आज भी इम्पोर्टेंट ही हिस्सा है। पहले हमारे भारत को बोला जाता था आर्यवर्त जम्मू द्वीप, आर्यवर्त यानी कि जम्मू का द्वीप, जामुन के पेड़ों का देश। हमारे भारत में हिमालय को सागर माथा, नेपाल में सागर माथा बोला जाता था। इतने अच्छे अच्छे नामों से संज्ञा दी जाती थी क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंस हिस्सा था। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मणि ही ताज की शोभा होती है, क्योंकि हमारे ऊपर जो हिमालय है वो भी हमारे जो नीचे क्राउन होता है, ताज होता है, उसकी शोभा होती है। और मणि और ताज की शोभा को हमें बनाए रखना है। हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, इनको भी ऐसी नीतियों को फॉलो करना चाहिए। लोगों ऐसे फॉलो करने वाले लोगों को लाना चाहिए जो लोग इसके लायक हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि हम इंडो पैसिफिक में राज करने के लायक हैं कि नहीं हैं। क्या थे कि नहीं थे और आज भी हैं, पहले भी थे। लेकिन पहले अमेरिका चालबाजी कर रहा था। आज के दिन उस चालबाजी को जब मैं समझ गया तब कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से एक इम्पोर्टेंस भूमिका निभानी पड़ेगी। हमको भी कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। केवल बातों के बता से तो नहीं बनाए जा सकते। और भारत अपरिपक्व डेमोक्रेसी बोला जाता था कि अपरिपक्व अनमेच्योर डेमोक्रेसी है, ठीक है। और आज के दिन हमारे उसी देश ने दिखा दिया है, क्योंकि अमेरिका भी आज के दिन हमारे देश की एडमायर कर रहा है। हमारे देश में सबसे बड़ा नंबर 1 वर्ल्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा है कि भारत की वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। 20 से ज़्यादा देश हमारे भारत की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत अपनी वैक्सीन को देगा और कोविड केस हमारे देश में हल होंगे। तो ऐसे ही देश ने, हमारे इंडिया ने सबको दिखा दिया है असलियत है क्या। तो दोस्तों हमको सबको ये चीज़ें समझना चाहिए कि हमारी इंडिया का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 NCERT, क्लास 12 NCERT चैप्टर नंबर 2। लॉर्ड कर्जन भारत जब आया था तो किस उद्देश्य से आया था? लॉर्ड कर्जन इसी उद्देश्य से आया था कि भारत की जितना भी
उत्पादन यानी कि जितना भी भारत का उपजाऊ ज़मीन है वो हमको मिल जाए, जिसको मैं लूट सकूं, जितना उपजाऊ ज़मीन है वो हमको मिल जाए। और इसी चीज़ को जब लोगों ने समझा तो विवाद हुआ और इस विवाद को बंगाल विभाजन का कारण बना, यही बंगाल विभाजन का कारण बना। और लॉर्ड कर्जन ने लोगों को समझाया कि बंगाल इतना बड़ा है, अकेले में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, अकेले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से बंगाल को मैं 2 भागों में बांटना चाहता हूँ। और रियल में उतने टाइम अगर मुझे देखने को मिलेगा तो बांग्लादेश बिहार है, दक्षिणी बहुत ऐसे दक्षिणी भारत है साउथ के जो पहले बंगाल में आते थे। तो ऐसे एरिया को, इतना बड़े एरिया को कवर करना मुश्किल था, लेकिन ये कारण था। लेकिन उसका असलियत कारण ये नहीं था, केवल उपजाऊ ज़मीन को लूटना था। ठीक है, तो इसका जो मेन टारगेट था वो उसने नहीं बताया था, यानी कि लोगों को संतुलन दे दिया था कि लोग कायम ना रहें, क्योंकि लोग संतुलन बनाए रखें, क्योंकि अगर ये मूवमेंट उठ गया तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। और उसको डर भी था अगर आज़ादी आएगी तो भारत में केवल बंगाल से आएगी, क्योंकि बंगाल में ही सारे पढ़े लिखे लोग रहते थे, बंगाल से ही क्रांतिकारी रहते थे और बंगाल से ही हमारे सारे मूवमेंट शुरू होते हैं, बंगाल से ही हमारी लड़ाइयों का उदय होता है, बंगाल से ही सारे क्रांतिकारी रहते हैं और बंगाल से ही हमारी लड़ाइयों का भी उदय होता है। दोस्तों आप लोग याद करिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि जिस देश में पढ़े लिखे लोग होंगे उस देश को आज़ाद कराने से कोई नहीं रोक सकता। जब हमारे देश में पढ़े लिखे लोग आए, जैसे राजा राम मोहन राय, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनको जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं अपनी बुक में मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, किसको? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, क्योंकि इन्होंने ही ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ना सीखा था। ठीक है, ईस्ट को कैसे वेस्ट के साथ जोड़ा जाए, इन्होंने ही ये सीखा था, इन्होंने ही लोगों को बताया था। तो दोस्तों हमारे लिए भी एक एजुकेटेड शिक्षा, अनलेस एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज नॉट एजुकेटेड देयर विल बी नो वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री माय डियर फ्रेंड। इसको भी समझना होगा किस तरीके से हमको शिक्षा लेना पड़ेगा, किस तरीके से। और इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। ठीक है, और उसके बाद मैं थोड़ा बात करता हूँ जेम्स बेनल की। एक व्यक्ति है जेम्स बेनल, 1817 में ये हमारे देश में आता है। जेम्स मिल आता है जेम्स बेनल के साथ, और जेम्स मिल कहता है कि भारत एक अनसिविलाइज्ड देश है, भारत के लोग राज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अंग्रेजी नहीं जानते हैं, भारत अशिक्षित देश है। और वही जेम्स मिल जब भारत आता है और जेम्स बेनल से कहता है कि जेम्स बेनल 1817 में आता है, कहता है जेम्स बेनल तुम पूरे भारत का सर्वे करो, पूरे भारत का सर्वेक्षण करो और मुझे बताइएगा ऐसा कौन सा एरिया है भारत में जो सबसे ज़्यादा लूटने के लायक है। तो उसने सर्वेक्षण भी किया और उसके बाद में जेम्स मिल ने भारत से कहा कि अगर आप राज करना चाहते हो, अगर आप अपना जीना चाहते हो, अगर राज करना चाहते हो तो आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो भारत ने कहा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आज के दिन पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं, क्या किसी से कम है? पूरी दुनिया में हम अकेले राज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसकी वो बात झूठ निकली। हम इंडियन, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी केवल हिंदी पढ़कर भी राज कर सकते हैं। इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि इंग्लिश के पीछे अपनी हिंदी ही भूल जाएं। ऐसा नहीं, अपनी संस्कृति को बर्बाद नहीं करना है, हमने अपनी डाइवर्सिटी को नहीं खोजना है। हमारे भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है तब भी हम समान हैं, यानी कि भारत विविधताओं में भी समानता है। ठीक है, विविधताओं में भी एकता है, इसीलिए हमारा देश जाना जाता है माय डियर फ्रेंड। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, तभी हम लोग आगे कुछ जान पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ जानना केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, ये चीज़ जानना ज़रूरी सभी के लिए है, सभी लोगों के लिए जो भी भारत का हिस्सा है, सभी के लिए। आप जेम्स मिल और जेम्स बेनल के बारे में बात करेंगे तो एक क्लास 12 एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, आपको पढ़ना होगा किस तरीके से एनसीईआरटी को हमको क्रैक करना है। और जिस व्यक्ति ने क्रैक करना सीख लिया उसी व्यक्ति ने यूपीएससी को एक बहुत ही अच्छा सा तैयार कर लिया। क्रैक करना यानी कि यूपीएससी को क्रैक करना बहुत ही सिंपली बना लिया उसने। तो दोस्तों मैं एक थोड़ा सा डेमो वीडियो यहाँ पर आप लोगों को देना चाहता था, कैसे हमको स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक किस तरीके से हमको जियोग्राफी प्लस हिस्ट्री को मैच्योर यानी मिक्स करके पढ़ना है। तो यही रीजन था दोस्तों, कैसे, क्या, कब, क्यों, ये सारे कारण को एक तरीके से सिंथेसिस करना और उसका एनालिसिस भी करना, दोनों साथ चलेंगे। सिंथेसिस एनालिसिस दोनों चीज़, क्या होता है सिंथेसिस, क्या होता है एनालिसिस, क्या है वाई, क्या है वाट, क्या है व्हेन, तो ये सारी चीज़ों में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो हिस्ट्री का चैप्टर है आज के दिन कुछ ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस तरीके से मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो के आने का इंतजार करिएगा। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।